मुलायम सिंह जी एक तो वास्तव में सरकार का अंग भी नहीं है, इस समय वह मुख्यमंत्री भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हमारा जो दायित्व हम समझते हैं वो हम करते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं आपके साथ लावनी। सरकारें चाहे कोई भी हो, हमेशा से ये चाहती हैं कि पुलिस और प्रशासन पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो। यही वजह होती है कि कई बार ब्यूरोक्रेसी से आवाज उठती है कि हमारे ऊपर सरकार का दबाव है, हम पूर्ण स्वतंत्रता के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाम होते हैं जो पूर्ण स्वतंत्रता के साथ काम करना चाहते हैं। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो सरकार के दबाव में नहीं, खुली स्वतंत्रता के साथ काम करते हैं, और नतीजा होता है इनाम में उनको मिलता है तबादला या फिर निलंबन। आईपीएस अमिताभ ठाकुर एक ऐसा ही नाम, जिन्होंने सपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का एक ऑडियो टेप जारी किया गया जिसमें उन्हें धमकाया जा रहा है, और साफ जाहिर था कि जैसे ही यह ऑडियो क्लिप सामने आएगा अमिताभ ठाकुर पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी ही होगी। कुछ ऐसा हुआ भी। अमिताभ ठाकुर को अनुशासनहीनता और सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के चलते निलंबित कर दिया गया। वैसे अमिताभ ठाकुर एक अकेला नाम नहीं है। फेहरिस्त उठाकर देखा जाए तो अशोक खेमका, दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी सिंह, राजू नारायण, न जाने ऐसे कितने नाम हैं जो इस तरीके का इनाम यानी तबादला या फिर निलंबन झेल चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या अगर सरकारें चाहती हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अधिकारी काम कर सकें तो उन्हें स्वतंत्रता देती भी हैं ये सरकारें या नहीं। खासतौर से हम इस पर चर्चा करें उससे पहले ये समझना और ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर अमिताभ ठाकुर जी के साथ हुआ क्या है। सुदर्शन न्यूज संवाददाता गौरव मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की है। जरा उनकी बातचीत पर गौर करिएगा और उसके बाद फिर आज के मेहमानों से रूबरू कराऊंगी और चर्चा की शुरुआत करूंगी। मुलायम सिंह जी एक तो वास्तव में सरकार का अंग भी नहीं है, इस समय वह मुख्यमंत्री भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हमारा जो दायित्व हम समझते हैं वो हम करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार एक के बाद एक जो है वो विवाद लेकर के आती है, और कहीं ना कहीं विवादों के साथ अब वो अधिकारी भी विवादों में आने लगे हैं जो आज तक कर्तव्य से देश की सेवा करते रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की अगर देखा जाए, काफ़ी दिनों से आप कार्य कर रहे हैं, जगह जगह आपके तबादले हुए, अब इस तरीके के आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, खास करके रेप का आरोप लगाया जा रहा है एक अधिकारी के ऊपर। देखिए, मुझ पर जो रेप का आरोप लगा है, मैं अपने लिए व्यथित नहीं हूँ। मुझे जो कष्ट हुआ है वह यह कष्ट हुआ है कि रेप जैसा घिनौना चार्ज कोई राजनीतिक व्यक्ति अपने राजनीतिक लिप्सा के लिए या अपने आप को बचाने के लिए लगा सकता है। यह चीज़ मुझे खतरनाक लग रहा है, क्योंकि एक तरफ तो वह निर्भया कांड भी है, तमाम रेप की सीरियस घटनाएं हैं जो उसमें महिलाओं के तार तार कर दिए जाते हैं, तो उनकी व्यथा है, उनकी चिंता है। और दूसरी तरफ एक महिला को, मैं उस बेचारी महिला से भी कहूँगा पूर्ण सहानुभूति रखता हूँ, जिसे मैंने एक टीवी चैनल पे देखा, जिससे पूछा गया कि तुम्हें किसने रेप किया, तो उसने अमिताभ कर रही थी। उस समय देखा जाए सर, अगर देखा जाए 6 महीने पहले का मामला था, आप जिस तरीके से महिला ने आरोप लगाए थे, और टीवी चैनल की जो बात कर रहे हैं, जब उस महिला से बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है, आखिर वो महिला क्यों सामने नहीं आ रही खुल करके? क्योंकि अगर जिसके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच करा लिया जाए, महिला को ऐसा लगता है उसके साथ रेप हुआ हो तो उसको कम से कम खुल के तो आना चाहिए सामने। महिला खुल के नहीं आ रही, और प्रशासन कहीं ना कहीं जो उनके साथ अधिकारी हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो भी महिला तक जा करके मीडिया को बात करने नहीं दे रहे हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, यह मैं फिर कहूँगा, इन्होंने रेप का एक जो विद्रूपीकरण है वह कर दिया है। जो अभी हाल में हम लोगों ने एक कौन सी फिल्म देखी थी जो पत्रकार साथी ने बनाया है, कुछ उस प्रकार का जो घृणित ये कर्म कर दिया है। यह संभवतः वह उन कुछ रेप के मामले में होगा। टनकपुर की सर आप? हाँ, मैं मिस टनकपुर की बात कर रहा हूँ। तो उस तरह की स्थिति कर दिया। मैं यहाँ पर हूँ, मैं अक्यूज़ हूँ, मैं घूम घूम के अपनी पूरी बात कह रहा हूँ, मैं कहीं मुँह नहीं छिपा रहा। आप मेरा चेहरा, मेरे भाव भंगिमा, मेरी आवाज़ देख लीजिए। एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ कथित पीड़ित महिला है। कथित पीड़ित महिला यह भी नहीं जानती है, उस भली महिला ने अलग अलग जगह अलग अलग बात लिखी है। एक जगह उस महिला ने लिखा है, महिला आयोग के सामने लिखा है कि मेरा किस दिन बलात्कार हुआ, उसकी तारीख हमको याद नहीं है, बाद में बता दूंगी। तो मैं, आप ये इस बात को समझिए कि एक महिला जिसके साथ बलात्कार हुआ होगा,
उसे उसकी तारीख भी नहीं याद होगी जब वो राज्य महिला आयोग के सामने बयान दे रही होगी। यह एक बात। दूसरी बात, आज के दिन भी जिस प्रकार से उस महिला को पूरा प्रशासनिक अमला छिपाए छिपाए घूम रहा है, क्या एक महिला, मैं नहीं कह रहा हूँ उसको एक्सपोज, आज तो हम तो सभी जानते हैं कि महिला का चेहरा नहीं दिखाया जा सकता, उसका नाम नहीं लिखा जा सकता, वो अपराध है। लेकिन क्या एक महिला जिसे न्याय चाहिए वो, और आज के समय जब सब जानते हैं कि जो टेलीविज़न है, जो मीडिया है, वह न्याय का एक सशक्त माध्यम है, क्या वो महिला आपके माध्यम से नहीं कहेगी कि मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ इस फला काम किया है? क्योंकि अगर मैं बलात्कारी हूँ तो मुझसे कौन आदमी है, तो वो कहेगी नहीं। और क्या उसकी बात आप नहीं सुनेंगे? सर एक सवाल और है, सरकार साफ साफ यहाँ पे जांच से बिल्कुल पीछे हट रही है। हालांकि आप फ्री हैंड हैं, जांच करा लीजिए, अगर आपको लगता है दोषी आप हैं तो कार्रवाई की जाए। आखिर सरकार यहाँ पे क्यों बैकफुट पर आके खड़ी है? उनके पास अपना प्रशासनिक अमला है, पूरा उत्तर प्रदेश उनका है, आखिर वो जांच क्यों नहीं कराते हैं खुल के? देखिए, वो जांच इसीलिए नहीं कराते हैं कि इसमें बलात्कार का ब भी नहीं है, क्योंकि मैं उस महिला का म भी नहीं जान रहा हूँ। मुझे जो है, मेरी पत्नी को 17 जनवरी को मालूम चला कि उनके पति ने उनके ही घर में एक महिला को उनके सहयोग से रेप कर दिया। तो इस प्रकार का रेप जिसने रेप किया हो, उसको 17 दिन बाद मालूम चला कि मैंने 17 दिन पहले रेप कर लिया है। यह बड़ी विचित्र किस्म की रेप है। लेकिन महत्वपूर्ण यह मामला नहीं है। महत्वपूर्ण वह है कि बड़े बड़े राजनीतिक लोग इस प्रकार के बलात्कार को इस प्रकार के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। महत्वपूर्ण यह है, घृणित वो यह है, और गंभीर यह है। देखिए, अगर मैं मान लीजिए कि मैं होता, वो महिला होती, वह मुझे फंसाना चाहती, तो भी मुझे कम कष्ट होता। लेकिन बड़ा आदमी जो कथित रूप से मंत्री है प्रदेश का, वह अगर एक महिला को बलात्कार के मामले में इस तरह लाना चाहता है, वह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको बताऊं, उस महिला का पति जो है समाजवादी पार्टी का नेता है, वह वहाँ पर काफ़ी सक्रिय है। वह अपने एक तहरीर में उसने कहा कि मुझे मार के भगा दिया गया। मैं पूछता हूँ कि यदि उस महिला को मार के भगा दिया गया था, तो वही महिला, जब मैंने मुलायम सिंह जी के खिलाफ दरख्वास्त दिया, वो तो अचानक उसमें कौन सा एम्पावरमेंट हो गया कि सीधे वह डीजीपी के ऑफिस में पहुंची। अब तक जिसे दरोगा भगा रहा था, मतलब उनकी अब ऊपर से ही सुनवाई होने लगी। मैं कह रहा हूं कि जिसे दरोगा, उस महिला का वर्जन, चूंकि वो महिला क्या है मैं जानता भी नहीं हूं, तो उस महिला को अब तक दरोगा भगा रहा था, अब उसको डीजीपी बैठा के उसकी बात सुन रहे हैं। डीजीपी उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि यह त्वरित कार्रवाई 6 महीना पहले, जब मैं उस समय के डीजी के पास मैं खुद गया था, मैंने कहा था कि अगर मैंने रेप का प्रयास किया होगा तो मुझ पर कुछ खरोंचे आएंगी, कोई होता जख्म हो, आप मेरा मेडिकल कराइए, उस महिला का मेडिकल कराइए। उस समय डीजीपी कहाँ सोए हुए थे? उन्होंने आखिर वो मेडिकल क्यों नहीं कराया? यदि उन्होंने नहीं कराया, इसका मतलब उन्होंने जानबूझ के बलात्कार जैसे गंभीर मामले में उस महिला का अहित किया। आप उस डीजीपी के खिलाफ, अगर आप मुझे जेल भेजिए, उस डीजीपी को भी जेल भेजिए। जिस डीजीपी को इतना भी नहीं था कि जब कहा जा रहा है कि बलात्कार की घटना है, तो उस समय उस डीजीपी ने क्यों नहीं अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया? तो इसके प्रश्न बहुत सारे हैं। प्रश्न यह महत्वपूर्ण नहीं है, मैं अकेला व्यक्ति नहीं जिसको बलात्कार के फर्जी मुकदमे फंसाया जा रहा है। महत्वपूर्ण इस बात का है कि लोग, राजनीतिक लोग भी, बड़े बड़े लोग भी बलात्कार जैसे घटिया टूल का इस्तेमाल अपने विरोधियों को, कहीं उनको ही विरोधी मैं लगता हूँ, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, मेरी उनकी कोई बराबरी नहीं है, मैं अलग हूँ, अलग हैं, लेकिन किसी को साइलेंट करने के लिए यदि बलात्कार जैसे टूल का प्रयोग किया जाता है तो यह अत्यंत ही घृणित है। और मैं समझता हूँ कि ये लोग निर्भया जैसी बच्चियों के साथ भी, उनके साथ भी ये बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि यह उनकी गंभीरता में भी अपनी बेवकूफ़ियों और अपनी इस प्रकार के घटिया आचरण से उनके मामलों में भी कहीं ना कहीं अकारण एक प्रकार के कहिए कि थोड़ी सी उसको हल्का करने का प्रयास करते हैं। सुगबुगाहट ये भी आ रही है, कहा यह जा रहा है, हालांकि इस तरीके की घटना है या नहीं, लेकिन इस तरीके की यूपी में सुगबुगाहट हो रही है। शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र की हत्या हुई थी और उसे जलाया गया था, उसका जो बयान आया था और उसके बयान के जो रॉ मटेरियल्स हैं, ऐसा आरोप है अंदर ही अंदर सरकार का कि वो अमिताभ ठाकुर जी के पास हैं, उनकी वाइफ नूतन ठाकुर जी के पास हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार इस वजह से तो आप लोगों को नहीं घेर रही है, उस तमाम जो रॉ डॉक्यूमेंट्स हैं उसके सबूत आप लोगों के पास हैं। देखिए, निश्चित रूप से जगेंद्र कांड में मैं उस समय, मुझे भी नहीं मालूम था कि उनकी मौत होने वाली है। मुझे तो यह बताया गया था कि एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मंत्री राममूर्ति वर्मा के खिलाफ
कई सारी बातें लिखी, उनके भ्रष्टाचार का अनावरण किया, उनको जला दिया गया। तो मैं, चूँकि मैं पुलिस अफसर भी हूँ, पुलिस अफसर मैं पेशे से हूँ, अपनी इच्छा से, मैं अपनी मर्जी से मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, तो मैं वहां चला गया था। मैंने जो उनका बयान रिकॉर्ड कर दिया, उस समय उनको भी संभवतः शायद ये रहा होने सरकार को लेकिन अभी डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं कोई सबूत ना रह गया हो अमिताभ ठाकुर के पास, शायद इस वजह से भी सरकार इस तरीके का इतना बड़ा एक्शन ले रही है। क्योंकि आप एक आईपीएस अधिकारी हैं, प्रदेश के अंदर अगर एक आईपीएस अधिकारी का ये हाल है तो आम जनता किस तरीके से अपनी शिकायत देती होगी और आम जनता के साथ सरकार क्या करती होगी? देखिए, निश्चित रूप से इस घटना ने मुझे इस बात को तो समझा दिया है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखिए आईपीएस अफसर और कोई, मेरे ख्याल से यह इसका मायने नहीं होता है। मुझे यह समझ में आता है कि मायने सिर्फ होता है कि आप ताकतवर लोगों के पक्ष में हैं या ताकतवर लोगों के खिलाफ हैं। यदि आप ताकतवर लोगों के पक्ष में, तब तो आप आईपीएस हैं। मेरी वह दशा है, क्योंकि अब आईपीएस भी हूँ, मैं एक्टिविस्ट भी हूँ। एक एफआईआर के लिए, यही एफआईआर जो आज लिख दिया, डीजीपी ने लिखवा दिया, उस मामले में मेरी पत्नी को उसी डीजीपी के ऑफिस के सामने 2 घंटे बैठ के अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करना पड़ा कि मेरी एफआईआर लिखो। उस डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिनका ये दायित्व था, वैधानिक दायित्व था कि मेरी एफआईआर को दर्ज करें। तो मुझे लगता है बात आईपीएस होने न होने की नहीं है, बात इस बात की है कि आप किस जगह खड़े होते हैं और आपसे किसको दिक्कत हो रही होती है। सर, एक और सवाल, अगर देखा जाए इस समय मुलायम सिंह यादव का जब से वो टेप का मामला आया, फ़ोन पे आपकी बातचीत हुई और उसे सार्वजनिक कर दिया गया, अब अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भावी हैं, वो उनका कहना है कि सरकार तो किसी को भी डांट सकती है, तो सरकार क्या अधिकारियों को भी इस तरीके से डांटेगी? वो तो सिर्फ अपना नेतृत्व जो है मंत्रियों तक ही रखे, क्या अधिकारियों के बीच में इंटरफेरेंस करना और उन्हें दबाव बनाना, बताया था तुम्हें समझ जाओ, ये किस तरीके की लैंग्वेज है सरकार की? देखिए, पहली बात, मैं सरकार और व्यक्ति में विभेद करना चाहूँगा। मेरा आज भी, मैं निलंबित अधिकारी हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा कोई दुराव नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की कभी यह नीति नहीं है कि अनुचित अनैतिक काम हो। उत्तर प्रदेश सरकार ये नहीं चाहती है। यह कौन चाहता है? व्यक्ति चाहते हैं। गायत्री प्रजापति उत्तर प्रदेश सरकार नहीं है, वे इस समय मात्र एक खनन मंत्री हैं, और खनन मंत्री के रूप में जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करवा रहे हैं, यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उनके दायित्व में नहीं है। संविधान की उन्होंने जो शपथ ली है, संविधान की शपथ यह नहीं कहता कि अवैध खनन कराओ, उसे धन उगाही करो। तो यह समझने की ज़रूरत है कि मुलायम सिंह जी एक तो वास्तव में सरकार का अंग भी नहीं है, इस समय वह मुख्यमंत्री भी नहीं हैं, और दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री हैं अखिलेश जी, वह कह रहे हैं कि मुझे एक पुत्र की तरह डांटा। पुत्र की तरह यह डांटा कि जसराना में तुम्हारे साथ जो पिटाई हुई थी उससे बहुत बुरा होगा, नहीं तो तुम ये एफआईआर वगैरह कराना बंद कर दो, नहीं तो उसी बात का जिक्र फोन पे किया जा रहा था। निश्चित रूप से देखिए, 2 शब्द उनके ऐसे थे, एक तो झूठी शिकायत शब्द कहा और दूसरा उन्होंने एफआईआर शब्द कहा। एफआईआर एक दिन पहले हुआ था, कोई दूसरा एफआईआर हाल में नहीं हुआ था। यद्यपि हम लोग कई एफआईआर वगैरह करते रहते हैं, हम लोग अपने एक्टिविज्म के क्षेत्र में, हम लोग भी समझ लिया जाए कि रिलेंटलेस एक्टिविस्ट हैं, कुछ ना कुछ छोटा बड़ा करते रहते हैं। तो उस समय जब की बात है, उससे कुछ दिन पहले तक अकेला एफआईआर था। जाहिर सी बात है कि एसी का रेफरेंस था। यद्यपि मैं फिर कहूँगा, टू बी वेरी फेयर, मुलायम सिंह जी ने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन मेरे 10वीं बार पूछने पर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो नाम लेते किस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि यदि वो किसी के बारे में कह रहे थे और मैं गलत पे था, तो वो मुझे कहते ना कि भाई तुमने फलां के खिलाफ गलत किया है, तो वो नाम लेने से क्यों बच रहे थे? बस एक समझाने भरे लहजे में था। अच्छा अमिताभ साहब, एक और सवाल है, आप दिल्ली आए, गृह मंत्रालय तक गए थे अपनी सुरक्षा को लेकर के भी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जा रही है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? सुरक्षा को लेकर के कितना ज़्यादा चिंतित हैं आप? देखिए, सुरक्षा को लेकर चिंतित तो हुई हूँ, क्योंकि सुरक्षा अब मेरी और मेरी पत्नी की खतरा बढ़ गया है। जाने अनजाने मैं एक चट्टान से टकरा गया हूँ, तो सुरक्षा का खतरा है ही है। मैंने गृह मंत्रालय से इसके बाबत निवेदन भी किया है। अब गृह मंत्रालय इसमें क्या करते हैं, यह तो उनका मामला है। एक व्यक्ति के रूप में मैं और मेरी पत्नी अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारा जो दायित्व हम समझते हैं वो हम करते रहेंगे। आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? अभी दिल्ली से आप जब लखनऊ लौटेंगे, फिर किस प्रकार की रणनीति होगी? देखिए, 2 काम हम तुरंत करेंगे। एक तो हम सरकार के सामने अपना पक्ष रखेंगे, हम ये कहेंगे कि हमें स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं मिल पाया, हम अपना स्पष्टीकरण देंगे। जो भी मुझ पर आरोप लगा है उस पर हम अपने तथ्य रखेंगे। हम ये कहेंगे कि सच बोलना, सही बात बोलना, पीड़ितों की, कमज़ोरों की
परेशान लोगों की मदद करना अनुशासनहीनता नहीं है, आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं है। यह एक अखिल भारतीय सेवा के सदस्य के रूप में मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है, एक नागरिक के रूप में मेरा दायित्व है। तो अपना एक तो स्पष्टीकरण रखूँगा और साथ ही साथ मैं हाईकोर्ट में जाके, मैं और मेरी पत्नी, जो मुझ पर फर्जी रेप का केस लगा है उसकी मैं सीबीआई जांच की हम मांग करेंगे। और यहाँ कहना चाहेंगे कि यदि हम अक्यूज़्ड होते, जाहिर सी बात है कि सीबीआई हिंदुस्तान की आज के समय जो तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं फिर भी श्रेष्ठतम संस्था मानी जाती है। यदि हम आरोपी होते तो हम सीबीआई जांच की मांग क्यों करते? क्योंकि अगर हम आरोपी होते तो हम तो डरते कि कोई निष्पक्ष संस्था इसकी जांच ना करे। तो हम पूरी तरह से इसमें बेगुनाह हैं। हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे और मुझे विश्वास है कि हाई कोर्ट हमारी बातों पर कुछ न कुछ तसल्लीदार फैसला करेगा। तो ये थे हमारे साथ अमिताभ ठाकुर जी, जिन्होंने साफ तौर पे सरकार के खिलाफ जो अपनी लड़ाई है छेड़ जरूर रखी है। और सीबीआई की जो बात की जा रही है, निश्चित तौर पे इस पूरे मामले पर अमिताभ ठाकुर हैं, सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप सामने आ जाएगा। यहाँ पे मैं चंद लाइनें जरूर कहना चाहूँगा। एक लड़ाई इस तरीके की है, माना मुश्किलों की मियाद है जरा ज़्यादा, ऐसे सूरते हालात में करता हूँ तुमसे वादा, ज़र्रे ज़र्रे से अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा, और मर भी गया तो क्या तेरी हिफाजत में अपना रूह छोड़ जाऊँगा। ये लड़ाई सरकार बनाम अधिकारी की है। अब देखना होगा कि इसमें सरकार किस तरीके से अपने सरोकारों से पल्ला झाड़ती है, या फिर इस पूरे लड़ाई में अमिताभ ठाकुर को जो भी उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उसे लेकर के किस तरीके का निर्णय सुनाती है। कैमरामैन रोहित के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। मुलायम सिंह जी एक तो वास्तव में सरकार का अंग भी नहीं है, इस समय वह मुख्यमंत्री भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हमारा जो दायित्व हम समझते हैं वो हम करते रहेंगे। तो ये थी एक ईमानदार ऑफिसर की सच्चाई। उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि भाई सरकार बनाम अधिकारी की इस लड़ाई में क्या वाकई जो ईमानदार अधिकारी होते हैं उन्हें नतीजा निलंबन, या फिर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती है, छवि खराब करने की तस्वीरें, इस तरीके की चीज़ों से उनको इनाम दिया जाता है। मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है, स्वागत कर रही हूँ इन तमाम मेहमानों का। मेरे साथ इस वक्त इस पैनल का हिस्सा है पूर्व आईजी सी पॉल जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता उषा ठाकुर जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार मनोहर मनोज जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। बीजेपी से अनिला सिंह जी जुड़ रही हैं और समाजवादी पार्टी से ईश्वर मावी जी इस पैनल का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत मैं सी पॉल साहब से करना चाहूंगी। पॉल साहब, आपने ये पूरा इंटरव्यू देखा, एक बात उन्होंने कही अमिताभ ठाकुर ने कि ताकतवर के पक्ष में अगर आप हैं तब तो आप आईपीएस ऑफिसर हैं, और अगर ताकतवर के विपक्ष में आप हैं, उसके पक्ष में नहीं हैं, विपक्ष में हैं, तो भाई आप दुश्मन हैं। यानी सीधे तौर पर क्या मान लिया जाए कि जो ईमानदार ऑफिसर होते हैं उनके ऊपर सरकार का दबाव होता है, उन्हें वो खुली स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है जिसके तहत वो ईमानदारी के साथ आगे बढ़ सके? इससे तो यही साबित होता है, लेकिन ये जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि हर ईमानदार आदमी के खिलाफ गवर्नमेंट जाती है। ये जनरलाइज नहीं किया जा सकता। इस हालात में नज़र आ रहा है जो, उससे ये नज़र आ रहा है कि वाकई एक आदमी जो है उसके ऊपर कोई दोष नहीं है, लेकिन उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है, उसको फॉर्जली इम्प्लिकेट किया जा रहा है। अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिसंबर में इस लेडी ने कंप्लेंट लॉन्च की और उसके ऊपर कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ। दिसंबर गुजर गया, जनवरी गुजर गई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी जुलाई आ गया। जो ही जुलाई में मुलायम सिंह साहब की उन्होंने जो कहा, इन्होंने बाहर आके बताया, उसी दिन सेकंड डे जाके वो लेडी का केस रजिस्टर कर लिया गया। तो इट शोज के फॉर्जली उसको फ्रेम किया जा रहा है, फॉर्जली फ्रेम किया जा रहा है, ये क्लियर है। ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में सेकंड इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको नजर में ला, जो सस्पेंशन ऑर्डर है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वायलेशन ऑफ सर्विस रूल्स ठीक है वायलेशन ऑफ सर्विस रूल है कि आप उसको छोड़कर डीजी साहब से इजाजत लिए बगैर आप प्रेस में चले गए या इधर चले गए, वायलेशन ऑफ सर्विस रूल का कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि आपकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ हैं, आप गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ हैं इसलिए, और आप हाई कोर्ट के डायरेक्टिव के खिलाफ हैं। ये डायरेक्टिव आज खड़ा हुआ है, ये जुलाई के 11 जुलाई को ये डायरेक्टिव दिया गया
ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ जा रहे हैं, क्या 11 जुलाई को ही खड़ा हो गया? अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ जा रहे थे तो क्या आप पहले इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? ये बड़ा सवाल तो है। ये जो चीजें हैं बिल्कुल, इससे साफ लगता है फ्रेम किया गया है कि आज मुद्दा अमिताभ ठाकुर का जरूर है, लेकिन हम थोड़ा सा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में जाएंगे। हम तमाम मेहमानों से यही चाहेंगे, गुजारिश करेंगे कि मसला सिर्फ अमिताभ ठाकुर का नहीं है। एक फेरिस्त उठाकर अगर आप देख लें तो अशोक खेमका भी है, दुर्गा शक्ति नागपाल भी है, SM राजू भी है, तमाम ऐसे नाम हैं जो इस तरीके से सस्पेंशन का दंश झेलते हैं या फिर उनकी छवि खराब कर दी जाती है। मनोहर मनोज जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोहर जी, कम शब्दों में आपसे भी प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगी। आपको लगता है कि वाकई सरकार जो होती है वो चाहती है कि ब्यूरोक्रेसी पर उनका कंट्रोल रहे और उनके आसपास ऐसे ही लोग हों जो उनकी चापलूसी करते हो, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए खामियाजा क्या होता है? देखिए, ये जो मुद्दा एक घटना के तौर पे लिया जाए, सही बात है कि इसमें सहानुभूति इनके प्रति जाएगी ठाकुर साहब के साथ, लेकिन कुल मिला जुला कर के ये जो मुद्दा बनता है ये पॉलिटिशियन वर्सेस ब्यूरोक्रेट का बनता है, और ये एक बड़ा अहम सवाल है हमारे सिस्टम में। और जो एक पॉपुलर नोशन जो है, खास करके जो मीडिया में नोशन बनता है, चाहे वो खेमका, नागपाल या पहले भी कई सारे ब्यूरोक्रेट वर्सेस पॉलिटिशियन की बात आई है। देखिए, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी का जो रिलेशन है ये बड़ा ही पुराना रिलेशन है, जो कि अंग्रेजों के टाइम में जो ब्रिटिश सिस्टम में बना हुआ था। आज डेमोक्रेसी आने के बाद से एक फॉर्मल डेमोक्रेसी आ गई है, जिसमें कि टॉप पोस्ट पे डेमोक्रेसी का एक फेस होता है, बाकी डाउन द ऑर्डर सारा ब्यूरोक्रेसी जो है उस फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करती है और पूरा हायरार्की बना हुआ है। जो हमारा जो ऊंचे अधिकारी जो हैं उनका जो पूरा जो सिस्टम चलता है, अगर पुलिस की बात करें जो कि IPS है, तो 1861 से लेके 1872 तक जो इंडियन पेनल कोड आया, एविडेंस एक्ट आया, CRPC आया, आज भी पूरा पुलिस गवर्नेंस जो है उसी मातहत चला रहा है। पॉलिटिशियन और जो ब्यूरोक्रेट के जो रिलेशन है वो ये है कि कोई भी ब्यूरोक्रेट ये मान के चलता है कि पॉलिटिशियन के प्रति हमें अकाउंटेबल होना है, क्योंकि सिस्टम में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि ब्यूरोक्रेसी जिस जनता के लिए वो जनता के प्रति अकाउंटेबल हो, वह अकाउंटेबल होगी पॉलिटिशियन के प्रति। और पॉलिटिशियन में कुछ चंद लोग जो PM CM के रूप में बैठे हुए हैं, वो अपने विधानमंडल और अपने विधायकों और सांसदों के प्रति और अंत में जनता के प्रति अकाउंटेबल होंगे। ये जो मुद्दा आया है, सीधे सीधे मुद्दा ये है कि वो एक एक्टिविस्ट है। एक्टिविस्ट होना सरकार को अच्छा नहीं लगा है। बिल्कुल। ब्यूरोक्रेट यस मैन हो, भले वो जनता का कितना बड़ा विरोधी हो, जनता का कितना बड़ा दुश्मन हो, तो पॉलिटिशियन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस मामले में जो एक पॉपुलर नोशन जो हम लोग प्रो ब्यूरोक्रेट जो बातें करते हैं, मैं इससे कतई सहमत नहीं। चलिए, लेकिन एक लाइन जोड़ना बड़ा जरूरी है लावणी जी। देखिए, ये डेमोक्रेसी है। आप एक तरफ हर चीज के लिए पॉलिटिशियन को अकाउंटेबल बताते हैं, दूसरी तरफ बहस ये चलती है कि प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये दोनों बड़ा विरोधाभासी है। तो बड़ा विरोधाभासी है तो आपका सिस्टम कैसा हो? ठीक है, उषा ठाकुर जी, मैं एक लाइन वक्त दीजिए, थोड़ा पर्सपेक्टिव क्लियर होगा। तो देखिए, इसमें 3 ही ऑप्शन बचते हैं पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम को लेकर के। या तो आप मौजूदा स्थिति में ब्यूरोक्रेट को फुली पब्लिक के प्रति भी अकाउंटेबल बनाइए, अपने टॉप बॉस पॉलिटिकल बॉस के प्रति अकाउंटेबल हो, लेकिन जनता के प्रति भी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। दूसरी बात कि अमेरिका की तरह दूसरा मॉडल यह है कि अमेरिका की तरह जैसे नया राष्ट्रपति आता है, सारे टॉप ब्यूरोक्रेट भी नए आते हैं और सब जो है कॉन्ट्रैक्ट पर 3 साल के लिए काम करते हैं। और तीसरा जो है, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जहां पर कि कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं होती है, कोई कानून की पछड़ेबाजी नहीं होती है, सीधे जनता को आप क्लाइंट मानिए या क्लाइंट को जनता मानिए और अपने डिलीवर। उषा ठाकुर जी के पास में आना चाहूंगी। उषा ठाकुर जी, एक बड़ा, आप खुद सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए, तमाम अगर हम पुराना इतिहास भी देख लें, जब एक पुलिस ऑफिसर सिर्फ पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाता है जब तक भी, तो उसके लिए शायद एक्सेप्टेंसी ज्यादा होती है, और जहां वो थोड़ा सा एक्टिविस्ट हो जाता है या RTI कार्यकर्ता बन जाता है, उसके लिए मुसीबत हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर ईमानदारी का वो कीड़ा जाग जाता है। आपको लगता है कि पुलिस का हमेशा से राजनीतिक इस्तेमाल करते आए हैं हमारे राजनेता, और यही वजह है कि एक हम क्लियर कट क्लाउड एनवायरनमेंट की जो बात करते हैं, हमें नहीं मिल पाता है ब्यूरोक्रेसी? बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसा कि हम लोग नोएडा में झेल रहे हैं, आज भी हमने देखा कि एक महिला जो थी फेज 2 में, उसकी इतनी पिटाई लोगों ने की कि हाथ तोड़ दिया, फेस पर पूरे स्कार्स हैं, और उसके बाद सिर में चोट लगी, और उसके बाद भी पुलिस फेज 2 ने उनके खिलाफ FIR नहीं दर्ज की।
कारण ये था कि पुलिस निष्क्रिय है, पुलिस सिर्फ नेताओं के पीछे घूमती है। ईमानदार और सच्चा व्यक्ति इस देश में, इस नेताओं के, जिसमें नेताओं में और पुलिस में नौकर और मालिक का संबंध है। ये कोई मौलिक अधिकारों का संबंध मैं नहीं कह रही हूँ, नौकर और मालिक का संबंध है कि जो मालिक है यस मैन यस मैन यस मैन कहता रहे, और उसके बाद आप जनता के लिए कुछ नहीं करते। हमने देखा है कि थानों में लोग, जो ईमानदार पिटे हुए लोग घूमते रहते हैं, उनके लिए न्याय नहीं मिलता है। कल भी थाने का घेराव होगा और हजारों लोग करेंगे इस महिला के संबंध में, आज भी हुआ था। क्यों होता है ऐसा कि पुलिस क्यों निष्क्रिय होती है? इसका कारण है कि नेता लोगों के पीछे पुलिस घूमती है, चमचागिरी कहीं ना कहीं से दबाव रहता है। अनिला जी, मैं है। आपके पास पहले आऊंगी, फिर ईश्वर मावी जी के पास जाऊंगी। आपकी जब सरकार आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, मुझे याद है कि सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी ब्यूरोक्रेसी के लिए, तो उन्होंने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी को फुल फ्रीडम दी जाएगी, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और हम एक क्लियर कट क्लाउड एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसी तस्वीरें तो कहीं से भी नजर नहीं आती। नहीं लावनी जी, अगर आपने हमारे प्रधानमंत्री जी की बात अभी सबके सामने कही है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी। अगर मैं गुजरात की बात करती हूँ, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो आज भी उदाहरण दिया जाता है और वो जो प्रक्रिया है अभी भी चलती है गुजरात में, किस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी, मैं कहूँगी शासन और प्रशासन, इतने अच्छी तरीके से पूरा तंत्र चलता था और पूरा राज्य जो है बहुत स्मूथली चलता था। अब काफ़ी कुछ वही चीज़ केंद्र में भी प्रधानमंत्री जी यहाँ पर भी उसी प्रकार की एक प्रक्रिया लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको ब्यूरोक्रेसी पे बहुत विश्वास है और देखिए ब्यूरोक्रेट्स, कोई ब्यूरोक्रेट खराब नहीं होता। आपने गुजरात का जिक्र किया, मेरे पास ब्रेक का वक्त जरूर आ रहा है, लेकिन मैं आपसे 3 सेकंड में जानना चाहूंगी, हरियाणा का जिक्र क्यों नहीं आ रहा है? अशोक खेमका साहब को एक आस थी कि अगर मनोहर लाल खट्टर सरकार आई है तो मेरे लिए जरूर कुछ करेगी, लेकिन उनका विंग बदल कर ट्रांसफर कर दिया गया। स्टिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, इसलिए मैं उनकी बात कर रही थी, वरना आप अभी मुझसे पूरे सापेक्ष में आप हरियाणा की बात करोगे या आप महाराष्ट्र की करोगे, प्रधानमंत्री की मैं बात करती हूँ तो पूरे देश की बात करूंगी। परंतु देखिए, ये उदाहरण के रूप में आप देखिए ना कि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स जो है किस तरीके से एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ईश्वर मावी जी की प्रतिक्रिया लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक उस पर भी चर्चा जारी रहेगी। मुलायम सिंह जी एक तो वास्तव में सरकार का अंग भी नहीं है, इस समय वह मुख्यमंत्री भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हमारा जो दायित्व हम समझते हैं वो हम करते रहेंगे। मुलायम सिंह जी एक तो वास्तव में सरकार का अंग भी नहीं है, इस समय वह मुख्यमंत्री भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हमारा जो दायित्व हम समझते हैं वो हम करते रहेंगे। तो ब्रेक के बाद स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि ईमानदार छवि वाले पुलिस ऑफिसर्स को क्या राजनीतिक दबाव के चलते वो स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है जिस फ्रीडम से वो काम करना चाहते हैं। खास पैनल मौजूद है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी से ईश्वर मावी जी जुड़े हुए हैं। ईश्वर जी, आपके पास बहुत बाद में आ रही हूँ, क्योंकि ये जो पूरा मामला है अगर देखा जाए उठाकर, तो ज्यादातर प्रकरण उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण दे दूं आपको कि सीधे तौर पर एक आंकड़ा है कि पिछले 10 सालों में जो एसपी रैंक के लोग हैं, औसत उनका कार्यकाल जो है, उनकी अवधि जो रही है सिर्फ 6 महीने ही रही है। कई बार तो 2-3 महीने में ही तबादला कर दिया गया है। आखिर ऐसा होता क्यों है? अधिकारी काम नहीं करेंगे तो ट्रांसफर भी होगा। शासन चाहता है, सरकार चाहती है। आपकी नजर में कोई अधिकारी काम नहीं करता? 2014 में आपने 66 आईएएस और 42 आईपीएस अधिकारियों को एक साथ तबादला कर दिया था। मेरी बात तो सुन नहीं रही हैं। अभी आपने कहा है कि 6 महीने से ज्यादा औसत कार्यकाल नहीं रहा है। अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे, शासन चाहता है कि अधिकारी काम करे, अधिकारी अगर निकम्मे होंगे, काम नहीं करेंगे, तो उनका ट्रांसफर भी होगा। ये जायज है कि आप अधिकारियों को काम करने का मौका क्यों नहीं मिल पाता है? मैं इस पे आपत्ति करती हूँ। अधिकारी निकम्मे नहीं होते हैं, सबसे पहली बात तो ये है। और मैं देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, मैं पुलिस का नहीं कर रही हूँ, परंतु ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आज भी अगर हम अपने घर में सुकून से बैठे हैं तो पुलिस फोर्स की वजह से बैठे हैं। तो हमें ये सोचने और देखने की आवश्यकता है कि पुलिस का अगर राजनीतिकरण हो रहा है तो इसका दोषी कौन है। उषा ठाकुर जी कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रही थी। उषा ठाकुर जी जोड़ना चाहूंगा। उषा ठाकुर जी कुछ कहना चाहिए थी। मनोहर जी, मैं वो ईश्वर मावी जी के जवाब। आपने ये कहा कि 6 महीने में तबादले होते हैं,
तो फिर नोएडा तीन के महीने, एक महीने एसएसपी में। और इन लोगों के क्यों नहीं तबादले हुए? नोएडा में तो कोई काम नहीं चल रहा है, जब पुलिस और जुर्म के मामले में हमने जो भी काम दिए हैं वो ठंडे बस्ते में ये चला हमने गया नहीं है। कहा है। हाँ। ये जो बहस यहाँ पर हो रही है, बहस के माध्यम से बात कही गई है कि औसत एवरेज 6 महीने आ रही है। एक तरफ आप 3 महीने 6 महीने, एक तरफ आप कह रहे हैं कि नोएडा में ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा? नोएडा की कानून व्यवस्था क्या खराब है बताइए। यहाँ पर बहुत ठीक है, सवाल कानून ये कहाँ- है, आज ही का तो सवाल मैंने ये बता है दिया, कि रोज पुलिस कोई न कोई स्वतंत्रता किसी की महिला हम बात कर रहे सुनिए, हैं। महिला हम आप अगर सीधे तौर पर देखें पुलिस स्वतंत्रता की बात हो रही है, कुछ न कुछ गड़बड़ होता आप है। ये देखिए सिर्फ- बात आप एक देखिए, FIR तक एक नहीं के बाद लिखा आप आप उठा मुद्दे के को- देखिए। आप नहीं, मुद्दे नहीं, को भटकाओ मत। उषा जी यहाँ पे मुद्दा भटक रहा है। दरअसल नहीं, सीधा मुद्दा सीधा नहीं मसला भटका। ये नहीं, है देखिए, हाँ, कि मैं- पुलिस अधिकारियों को खुली स्वतंत्रता क्यों नहीं मिल पाती। आपने ईश्वर मावी जी आपने जब बात उठाई तो मैं आपको बता दूं, एक नाम नहीं है। उत्तर प्रदेश से तो फिर दुर्गा शक्ति नागपाल का नाम भी आएगा, फिर एसपी सिंह जी का नाम भी आएगा, ऐसे तमाम नाम आ जाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या खुली स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है। अखिलेश यादव जी आके कहते हैं कि मुलायम जी ने समझाया था। अगर आप उस ऑडियो क्लिप को आपने सबने सुना है, समझाना और धमकाना ये दो अलग चीज होती है। कहीं भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। वो क्लिप मैंने भी सुनी है कि नेताजी ने कहीं धमकाया हो। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो धमकी भरा शब्द हो। समझाने के लहजे से बात कही गई है। नेताजी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सुधर जाइए नहीं तो समझ लीजिएगा। सुधर जाइए नहीं तो समझ अभी मैं लीजिएगा। अमिताभ ठाकुर जी की बात सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ना तो वो मुख्यमंत्री हैं, ना वो किसी पद पर हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसीलिए सवाल ये खड़ा हो रहा है सर, कि इसीलिए हो रहा है सवाल खड़ा कि अगर इस तरीके से किसी अधिकारी को किसी मसले को लेकर समझाया जाता है आपके लहजे में, तो क्या वो अधिकारी खुली स्वतंत्रता के साथ काम कर पाएगा? सी पॉल साहब, कभी नहीं एक कर सवाल पाएगा। एक देखिए, हमारी- चलिए ठीक है जरा सर वो ऑडियो क्लिप हम सुना देते हैं। ईश्वर मावी जी ने कहा कि हमने भी बड़े ध्यान से सुना है, जरा समझ लीजिए और आप लोग भी सुन लीजिए कि समझाने और धमकाने में क्या अंतर होता है। ऑडियो क्लिप सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो नमस्कार, माननीय नेताजी बात करना चाह रहे हैं आपसे। कौन नेताजी? माननीय मुलायम सिंह जी। अच्छा। हेलो, जय हिंद सर, अमिताभ बोल रहा हूँ सर। अमिताभ ठाकुर सर आदेश सर। जसाना की दावत वाली बात भूल गए आप, यही करना पड़ेगा आपको। सर आदेश करें सर। आदेश का आप मना तो कर रहे, तो जसाना में रामवीर के यहाँ जब दावत थी सर तो भूल गए आप? सर मैं समझ नहीं पाया सर। जब आप थे जी सर, मैं था तो सर वहाँ सर आप जब आप मुख्यमंत्री थे सर। इतनी बदतमीजी थे आप तो। क्या हो गया सर? सब बता रहे कि मना तो कर रहे मनाया सब समझ तुम बहुत बड़े भले। अब साहब ने कहा पता है आपको, रामवीर की दावत में स्कूल में ले गए अंदर। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। तो हमें बताया तो सकते थे सर क्या आदेश है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। उससे ज्यादा हो जाएगा आपका, बता दे रहा हूँ। तो अगर ठीक चलो सर मैं आपसे हमदर्दी रही, साथ रही, तुम्हारे घर पटना गई सर। नहीं सर क्या हुआ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। मैं समझ में ये नहीं आया तो बना उसके खिलाफ करना लगते शुरू। किसके खिलाफ सर? हम बता देंगे आपको फोन में। सर अब आप सुधर जाइए, सही कह दिया मैंने। अच्छा हाँ राइट सर। इस पर मैं कहना चाहूंगा इस तरह से कोई प्रशासनिक सभ्य आदमी को कोई नहीं धमका सकता है, चाहे वो कोई भी इस कितना पर मैं बड़ा कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री ये हो। धमकी वाला शब्द नहीं है। नहीं ये धमकाया नहीं धमकी गया। है। मेरी बात अगर सुनिए। किसी को भी कोई इस तरह का बड़ा आदमी धमकाए और कहे तो नेताजी धमकी ने- ही समझा जाएगा। हम ही लोग घबरा गए मेरी इस बात सबको सुनिए। सुन के। नेताजी ने कहा कि जब वो एसपी थे फिरोजाबाद नहीं, में, पुलिस तब उन्होंने ये कहा कि कोई जनता उनसे नौकर बेहद नहीं- नाराज थी। हमारा जनता उनसे नौकर भी बेहद इस तरह नाराज की थी। बात नहीं सुनेगी। आप हमारी बात सुन लीजिए। जनता उनसे बेहद नाराज थी। नेताजी ने कहा कि जनता आपसे बहुत नाराज थी, आपको स्कूल में ले जा रही थी, आपके साथ बदतमीजी करती, हमने बचाया आपको। नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। ऐसा ही बोला सीधी सी बात है। मुलायम सिंह यादव ने, आपको अगर याद हो कि 2006 में उन्होंने ट्रांसफर भी करा दिया था इनका, उनको गोंडा भिजवा दिया गया था। इसका मतलब साफ है काम नहीं कर रहे तो ट्रांसफर तो होना ही था। काम नहीं नहीं, कर रहे जनता थे, नाराज सही है, थी। ईमानदारी से। जनता अच्छा नाराज ये थी। मुझे बता दीजिए जनता नाराज कि थी। मुलायम सिंह अभी जनता का अगर मुलायम लिखवा सिंह के यादव जी दीजिए का जिनको नाराज आप है, समझाना कह किस रहे हैं बात के लिए वो नाराज किस हक थी? से इस तरीके से फोन ईमानदारी कर के देते लिए। हैं, आप मुझे ये बता दीजिए। कैमरे पे मैडम, कैमरे पे नहीं मुझे ये बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? समझ नहीं मुलायम पा सिंह नहीं, यादव जी धमकाया ने है जिस साहब। तरीके से जो बातें अभी सबके सामने आई हैं, किस हैसियत से वो इस तरीके से उनको समझा रहे थे आपके लहजों में? उन्होंने कहा कि हाँ, जब he was पटना भी very गए थे, polite पटना and he में was परिवार quite के लोगों ने scared. उनसे कहा और वो कह रहे थे कि आप हमारे घर के ऐसा रहना। किसी सी पॉल जी आपने पूरा क्लिप देखा, क्या मैं तो कहेंगे आप? समझता हूँ कि
बहुत ही स्टर्न तरीका है ये कहने का। कोई भी आदमी एक आईजी रैंक के साथ ऐसे स्टर्न तरीके से नहीं बोल सकता, ना ही बोलना चाहिए। ये बात तो इस तक है। बाकी ना मैं बीजेपी की तरफ से कहना चाहता हूँ, ना मैं एसपी समाजवादी पार्टी की तरफ। ये जो कहना कि वो जी प्रधानमंत्री आने से ये हो जाएगा और इनके सवाल है इसको ईश्वर मावी जी मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक्स डीजीपी ब्रिजलाल जी फोन लाइन पर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है ब्रिजलाल जी। आप उत्तर प्रदेश में एक बड़े ओहदे पर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई जो सरकार होती है वो ब्यूरोक्रेसी को उतनी स्वतंत्रता देती है जिस स्वतंत्रता से एक ईमानदार ऑफिसर काम करना चाहता है? आपने बिल्कुल बड़ा सही प्रश्न उठाया है। हम जितने भी सरकारी नौकर हैं, नौकरी किए हैं, सरकारी अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस हैं, हमें केवल जो न्याय संगत है वही काम करने का जो हमें करना चाहिए। हमें वो गलत आदेश चाहे वो मंत्री दे, चाहे मुख्यमंत्री दे, पुलिस में डीजी दे, चीफ सेक्रेटरी दे, उस गलत आदेश को नहीं मानना चाहिए। ये हमारी कार्य संस्कृति है, यही हमें प्रशिक्षण दिया जाता है और यही नौकरी के सिद्धांत हैं। लेकिन प्रश्न जब सबसे दिक्कत ये उठता है जब अधिकारी जाता है और पॉलिटिकल बॉस के डिक्टेट को नहीं मानता, जो तमाम केसेज में वो कानून के दायरे में नहीं होता, और जब वो ऐसा करता है तो फिर उस पॉलिटिकल बॉसेज हैं उसको तरह तरह के प्रताड़ना, ट्रांसफर के रूप में, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। ब्रिजलाल जी मेरे साथ समाजवादी पार्टी से ईश्वर मावी जी जुड़े हुए हैं। मैंने उनको जब आंकड़ा बताया उत्तर प्रदेश का कि 10 साल में एसपी रैंक के लोगों का कितनी जल्दी तबादला कर दिया गया, तो उनका कहना था काम नहीं करेंगे तो तबादला कर देंगे। ऐसे नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे आप? काम ना करने की बात ही नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 6 महीने में ब्रिजलाल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जरा ब्रिजलाल जी की प्रतिक्रिया इसमें सुन ले। ब्रिजलाल जी नहीं करेंगे तो तबादला, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है कि जनहित में तबादला किया जाता है। एक प्रमुख सचिव का साल भर में 5 बार तबादला किया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है, जनहित में तबादला किया जाता है। सिपल साहब के नाम पर प्रताड़ित करना चीज को वही अधिकारी भारत सरकार में रहता बड़ा अच्छा काम करता है, स्टेट में आ जाता है जब पॉलिटिकल डिक्टेट नहीं मानता तो कहा जाता है काम नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है ब्रिजलाल जी आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ यहाँ पे पूर्व आईजी सिपौल जी भी हैं, वो भी आपकी बातों से पूरा इत्तेफाक रख रहे हैं। लेकिन सिपौल जी मैं आपसे यहाँ एक चीज समझना चाहूंगी, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में तबादले तो कर दिए जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि आप 2 साल तक आप छोटे से लेकर बड़ी रैंक तक कोई तबादला नहीं कर सकते। मैं आपको इसी तरफ तवज्जो लेना चाहता हूं। जब से रिट पिटीशन गई इसके खिलाफ, पीआईएल फाइल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस तरह से बोर्ड को बनाया जाए, 2 साल से पहले ये ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, पूरा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद उसके जो ऑर्डर हैं इसकी कॉपियां सब स्टेट को दी गई। ठीक है। उसके बाद फिर स्टेट ने, क्योंकि उनका तो है कॉर्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उन्होंने कहा जी किसी ने माना ही नहीं उसको, 2-4 स्टेट के अलावा। फिर दोबारा पुलिस अफसर दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि साहब इसमें तो आपकी जो है उन्होंने हद तक की है, आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में करिए। उन्होंने कहा भाई इसमें मैं कुछ नहीं करता, मैंने ऑर्डर दे दिए हैं, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कह रहे हैं, ये तो कॉर्डर अथॉरिटी है, जो मर्जी करे, तो गवर्नमेंट को बैठ के सोचना चाहिए। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि एक चीज को जब तक आप इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करेंगे, जब इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की जाती है तो उसमें जो अथॉरिटीज हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटीज, वो अड़चन पैदा करती हैं। अनिला सिंह जी के पास अब आना चाहूंगी। अनिला सिंह जी आप अगर तमाम बातों को देखें एक पॉलिटिकल पर्सन के तौर पर, क्योंकि आप बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट अगर एक वर्डिक्ट देता है और उसके अकॉर्डिंगली पार्टीज है, सरकारें नहीं चलती हैं, तो कहीं ना कहीं से तो उसकी बेअवेलना है। बिल्कुल अवेलना है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी अधिकारी या कोई भी सरकारी जो कर्मचारी होता है, तो उत्तर प्रदेश में अगर आप विपक्ष की भूमिका में थे तो अब तक आप लोगों की तरफ से आवाजें क्यों नहीं? हमेशा कब ऐसा होता है कि जब एक अधिकारी के लिए ऐसा कुछ होता है? भारतीय जनता पार्टी ने पीछे भी इस बारे में काफी आवाज उठाई थी, परंतु देखिए मैं पहले भी आपसे ये बात कह चुकी हूँ, जो विरोधी दल होते हैं वो केवल अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है, उस पर काम करने का कार्य होता है सत्ताधारी सरकार का, ठीक है।
तो अगर कहीं ना कहीं पे विक्टिमाइजेशन हो रहा है पूरे सरकारी तंत्र का, तो मैं कहूंगी कि ये जो राजनीतिक आका बैठे हुए हैं उन लोगों ने इस तंत्र को जो है बिल्कुल एक तरीके से मैं कहूंगी कि उसके ऊपर कब्जा कर डाला है और उसको अपने इशारों पे नचा रहे हैं। जैसे अभी पॉल साहब ने भी बताया और हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से एक ये है कि अधिकारी अगर पोस्ट होता है तो 2 साल कम से कम वो एक स्टेशन पे रहेगा, पर ये रहता है कि अगर आप वहाँ के जो पॉलिटिकल या राजनीतिक गुरु वहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे वो सांसद हों और चाहे वो विधायक हों, अगर वो उनकी बात नहीं सुनता है और वो कार्यप्रणाली अपनाता है कि जो जनहित की हो या जो उसको अपनी सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस मिले हो, तो उसका स्थानांतरण हो जाता है। मेरा सवाल अनिला जी ये था ठीक है, मेरा सवाल अनिला जी आपसे ये था कि बतौर विपक्ष एक भूमिका होती है जी सी ठीक है, एब्सोल्युटली यहाँ एक भूमिका जो होती है विपक्ष की, आप लोग हमेशा इस तरीके के मुद्दे को राजनीतिक रंग क्यों दे देते हैं, सरकार को घेरने लग जाते हैं, क्यों नहीं सीधे सीधे आवाज ये बुलंद की जाती है कि भाई इन अधिकारियों को अगर सुरक्षा की भी जरूरत है तो आप उसको लेकर आवाज खड़ी कीजिए। अभी लावनी जी, आप अमिताभ ठाकुर साहब एक सीनियर अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, और उन्होंने गायत्री प्रजापति के अगेंस्ट जब आवाज उठाई तो ये एक पूरा मसला बन गया, मीडिया में भी आ गया। अभी थोड़ी देर पहले आप ही बता, बहुत सारे किस्से आपने बताए कि इतने जो है पुलिस पे अटैक हुए हैं। एक सेकंड बात पूरी कर, देखिए यादों में बात नहीं मैं आपकी बात में आधा वाक्य मेरे बीच में छोड़ देंगे। नहीं मैं इसलिए 2 बातें जोड़ रही हूँ कि हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। नीला जी मैं आपसे ही ये जवाब चाहूंगी, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बातें करेंगे। बिहार में शिवदीप लांडे जी का नाम सबको हर कोई जानता है, सिंघम के नाम से आप ही लोगों ने उनको सिंघम नाम दिया था, लेकिन आप ही लोगों की सरकार जब मिक्स सरकार थी, JDU और BJP साथ में थी, तो उनको पटना से उठा के अररिया ट्रांसफर कर दिया गया। अररिया नहीं ठीक बैठा, अररिया में उन्होंने आरा में अगर आरा ट्रांसफर किया, आरा में उन्होंने अपना रूप दिखाया तो अररिया ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस तरीके से ब्रॉडर एस्पेक्ट में तो आप अनिला जी का जवाब दे दूं, मैं मनोज आपके पास आऊंगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जब गए तो उन स्टेट में बीजेपी भी थी, अनिला जी उन्होंने कंप्लेंट मैं यहाँ पर केवल ये कहना चाहूंगी, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि यहाँ पर मैं पुलिस का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हूँ, बीजेपी का कर रही हूँ, परंतु मैंने कहा था कि पुलिस का जब विक्टिमाइजेशन होता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो गलत हो, परंतु सीमा रेखा सबको अपनी जानी चाहिए। अगर आप ईमानदार अधिकारी हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप जो है कानून अपने हाथ में लेने लग जाएं। बहुत थिन लाइन है कि इधर से और उधर जाने की। पर हाँ, जब किसी सरकारी तंत्र के खिलाफ अगर हमें आवाज उठानी होगी या राजनीतिक तंत्र के खिलाफ आवाज उठानी होगी तो भारतीय जनता पार्टी अपनी आवाज जरूर उठाएगी, अपनी बात जरूर कहेगी। मनोहर जी, आपने सुना, उन्होंने कहा कि थिन लाइन है, सीमा रेखा कौन पार करता है? नहीं देखिए, सवाल थिन लाइन का नहीं है। देखिए इन सब इस तरीके के जब भी मुद्दे उठते हैं और इसकी जो पॉलिटिक्स होती है ना, उस पॉलिटिक्स से कोई सोल्यूशन नहीं निकलना। हर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर अपना स्कोर करना चाहती है। आप पूरा इतिहास उठाकर देखें, जब वो खेमका उनको नहीं भा रहे थे, पिछले जो हुडा थे, तो अब मनोहर लाल खट्टर को क्यों नहीं भा रहे हैं? सही बात है। इसी तरीके से नागपाल, क्योंकि वो सपा की विरोधी एक अफसर बन के आई, तो अभी वो कृषि मंत्रालय में सचिव बनी हुई है। तो इन सवालों का उत्तर तब आएगा कि जब आप ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स दोनों के सुधार का एक नया ब्लूप्रिंट जब तक नहीं आएगा। देखिए पॉलिटिक्स की भी अपनी दुनिया है, उसके अपने बहुत सारे रिपरकशन है, जनता का दबाव है, जनता के दबाव में वो अधिकारी को या कोई बड़ा नेता जिसके पास काफी समर्थन है उसके दबाव में वो अधिकारी को ट्रांसफर करते हैं। दूसरी बात, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि एक अधिकारी रूल ऑफ लॉ फॉर व्हाट, क्या अपनी अथॉरिटी की शो ऑफ करने के लिए? नहीं, अगर no, you are not understanding. Rule of law is as per law. The CRPC, IPC, Police Act, that is the rule of law. Not I'm saying law and order. I'm not saying law and order. Rule of law means all the laws which are enactment. समझ गया, आपकी भावना को समझ गया। जो रूल और लॉ है वही कटघरे में है, सवालिया निशान उसी पर है। तो आप कानून का हवाला देकर की तो करप्शन सबसे ज्यादा होता है। हर अधिकारी जनता को कानून के ही जाल में फंसा देता है। तो सवाल ये है कि अगर कोई भी अधिकारी या कोई ब्यूरोक्रेट अगर वास्तव में नियत से जनता के प्रति काम कर रहा है तो उसे नेता की प्रताड़ना की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे पब्लिक खुद सलूट करेगी। और दूसरी बात ये जो ट्रांसफर की जो आप लोग लगातार ये पैनलिस्ट लोग बहस कर रहे हैं,
मैं ट्रांसफर लेकिन नीति अगर- एक सेकंड मैं ट्रांसफर नीति के ही खिलाफ हूँ। ठीक है, इसका ठीक है। कोई नहीं, वेलफेयर आपने- से लेना आपने देना इससे नहीं किया है। कि अगर वो मेरे ऐसा हिसाब से प्रताड़ना आप की प्रोडक्टिविटी सोचेंगे को ऑडिट नहीं, करिए, प्रताड़ना को परफॉर्मेंस को अगर जज सोचेंगे करिए नहीं और और जनता किसी को उनको मत सैल्यूट ट्रांसफर करेगी करिए। तो ऐसा होता नहीं है। शिवदीप देखिए- पांडे जी के मामले में यही हुआ था, जनता सड़क पर उतर आई थी, बावजूद उसके उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। सी पॉजिटिव देखिए फॉल्ट पॉलिसी। आज की डेट के अंदर इन्होंने कोट किया अमेरिका के साथ, अमेरिका के ब्यूरोक्रेट चेंज होते हैं। ये देयर आर टू टाइप्स। ब्यूरोक्रेसी के दो हिस्से होते हैं जनाब जर्नलिस्ट साहब को। एक होती है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, एक ब्यूरोक्रेसी होती है जो गोज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। जो आपकी ब्यूरोक्रेसी जब से बनी, जब चाइना में है तो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है, दे हैव टू फॉलो द कम्युनिज्म, दे हैव टू डू दिस। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है, उसको इधर से इधर करना गलत है। लेकिन आप जो जाते हैं, यू हैव गॉट सर्टेन फ्रेमवर्क ऑफ रूल। अलबत्ता मैं, अरे साहब मेरी बात को एक सेकंड समझ, आप समझे नहीं था। रूल ऑफ लॉ मैं कह रहा हूँ, नॉट हमने आपने लॉ एंड ऑर्डर की नहीं मैं बात कर। अब मैं आपको मेरी अर्ज को सुनिए। इट इज नॉट ए कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, वी आर गोइंग, देयर आर सर्टेन लीगल बाइंड्स, लीगल बाउंड्री। आप उसको वायलेट करते हैं, डेफिनेटली यू कैन बी एक्टेड अगेंस्ट इमीडिएटली। अब होता क्या है, जैसे इनको सस्पेंड कर दिया, एक आदमी को आपने 3 महीने में ट्रांसफर कराया, वो बाल बच्चों को लेकर आए, उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ गया। हाँ, वो 6 महीने में किया, फिर ट्रांसफर, उसके प्रेशर। जब हम लोगों ने ज्वाइन किया उस वक्त भी ये कुछ हालात थे, लेकिन उन्होंने कहा जी आप ऐसे करिए। पिछले दिनों में हमारी एक मीटिंग हुई कि गले में एक क्रॉस डाल लीजिए और क्रूसिफिकेशन के लिए तैयार रहिए, जब मर्जी आपको फांसी लग जाएगी। पर बने हुए हैं ब्रिजलाल जी, आप अगर इस चर्चा के तमाम पहलुओं को सुन रहे हो तो आप क्या वाकई देखते हैं कि जिस रूल की बात हो रही है, ब्यूरोक्रेसी के लिए जिस फ्रेम की बात हो रही है, मैं अगर हर एक स्टेट की बात करूं तो आपको लगता है कि हर एक स्टेट में सेम फ्रेम होता है, ब्यूरोक्रेसी को उतनी फ्रीडम मिल पाती है? ब्रिजलाल जी, ब्रिजलाल जी, नहीं बिल्कुल नहीं मिल पाती। अभी जो ये बात हो रही थी कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, सबसे प्रॉब्लम ये नहीं केवल पॉलिटिकल ही इसके जिम्मेदार है, और हम भी, हमारे जो अधिकारी हैं वो भी उसके जिम्मेदार हैं। हम सही काम करें, अगर सही काम करने पर मेरा तबादला हो जाता है और दूसरा मेरा जो आता है उत्तराधिकारी, वो भी कहे हम भी वही करेंगे, सही होगा। एक बार करेंगे तबादला, 2 बार करेंगे, 3 बार, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS IPS अफसर हैं, वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल लाइन को टो करने लगते हैं, और वही इन सरकारी अधिकारियों के दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा मैडम पोस्टिंग का। भारत सरकार में हम IAS IPS डेपुटेशन पर जाते हैं, मैं भी 7 साल रहा हूँ, वहाँ आप जाते हैं 5 साल, 5 साल अगर प्रमोशन हो गया, 7 ईश्वर मावी जी इस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं? ईश्वर मावी जी, वही मैं भी यही कहना चाह रहा था, शॉर्ट में मेरे पास वक्त कम है। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि अमिताभ ठाकुर साहब शुरू से इनकी मंशा अच्छी नहीं रही है, लगातार जनहित याचिकाएं दाखिल करते रहे, हाई कोर्ट ने लताड़ा, हाई कोर्ट ने लताड़ के बावजूद भी ये नहीं माने, हाई कोर्ट की लताड़ के बाद भी ये नहीं माने, सरकार के खिलाफ अनुशासनहीनता करते रहे, शासन विरोधी काम करते रहे। उसके बाद अगर इनको कोई पनिशमेंट हुआ है, उसके बाद आप सब लोग इस बात को बात कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि RTI दाखिल करके अगर वो तमाम चीजों को उजागर करते हैं तो वो काम गलत कर रहे हैं। चलिए 5 सेकंड। उषा ठाकुर जी, आपको ये लगता है कि जिस तरीके से माहौल बन रहा है, यही वजह है कि हमारे युवा IAS और IPS बनने से अब कतराने लगे हैं? सिर्फ 5 सेकंड। कतराने लगे हैं? कतराने कहाँ लगे? कतराने नहीं लगे, कतराने कहाँ लगे, केवल उसी ओर जा रहे हैं। ये है क्योंकि अथॉरिटी है वहाँ जिस तरह से कि जो सरकारें आती हैं, राजनीतिक दल आते हैं जो चाहते हैं कि उनके इशारों पर ही लोग लट्टू की तरह नाचें और अपने अधिकारों की बात ना करें। प्रशासन और सरकार के बीच में एक दूरी होनी चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए। ये नहीं कि सरकार जनता के प्रति कोई जवाब दे नहीं है। आज जनता के प्रति कोई जवाब दे नहीं है। चर्चा का लबोलबाब वही निकला है, जैसा कि हमें उम्मीद तमाम तरीके से जो फ्रेमवर्क होना चाहिए वो निकल नहीं पाता है, और ब्यूरोक्रेसी यूं ही तड़पती रहती है, सरकार का दबाव रहता है, सरकार भले ही अपनी तरफ से कोई भी सफाई दे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। ब्रिजलाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फोन लाइन पर बने रहने के लिए। आज बात मुद्दे की में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय।
मुलायम सिंह जी एक तो वास्तव में सरकार का अंग भी नहीं है इस समय, वह मुख्यमंत्री भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हमारा जो दायित्व हम समझते हैं वो हम करते रहेंगे।